सबसे ज्यादा क्वेरी ये रहती है कि एक्सपीरियंस होल्डर वाले सारे के सारे क्वेश्चन पूछो। ऑन टेबल जो इंटरव्यू में अब तक पूछे जाते हैं, जो कोई भी एक्सपीरियंस बंदे को होता है, किसी कंपनी में काम करके दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करता है ना, तो वो वाले क्वेश्चन बताओ जो ऑन टेबल आप पूछते हो, जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं। उनमें से मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बेस और आपके कॉन्फिडेंस दोनों को अच्छे से बिल्ड करेंगे। देखो, अब आप मान के चलो कि अब आपको काम आता है, आपने कहीं काम कर रखा है, तो आप एक्सपीरियंस होल्डर हो। ये फ्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फ्रेशर बंदा है ना, वो भी इस प्रकार बात करेगा कि उसको अच्छी सैलरी लगे, ठीक है ना। तो देखो, आपको पूछा गया क्वेश्चन है कि आपके पिछले प्लांट में कुल आवंटित यानी सैंक्शन लोड था वो कितना था, ठीक है। कितने लोड आपके पिछले प्लांट में था, ठीक है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए मैंने। जैसे फर्स्ट क्या है, 500 केवीआर था क्या, तो 500 केवीआर नहीं हो सकता। केवीआर वैल्यू हमेशा किसकी आती है, पावर फैक्टर बैंक की आती है, रिएक्टिव लोड की आती है, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टिव हो चाहे इंडक्टिव रिएक्टिव। जैसे 500 किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड है 200 वाट, तो किसी भी जो फैक्ट्री का लोड है वो आवंटित है वो 200 वाट नहीं हो सकता, ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये भी नहीं हो सकता। 4500 केवी, हाँ तो ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। और 200 किलो ओम, तो किलो हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट वैल्यू है, 4500 केवी। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको अगला ये पूछेगा कि पिछली फैक्ट्री में आपको जो लोड था, सैंक्शन जो पावर थी वो कितनी थी, मतलब ट्रांसफार्मर कितने का लगा था। यहाँ पे आपको कुछ चीज देखनी होंगी, अगर आप पहले से कोई कंपनी में काम कर रहे हो ना। सबसे पहले आप ये देखना कि इसमें कितने का ट्रांसफार्मर लगा है। सेकंड आप क्या चेक कर पाओगे, सेकंड आप चेक कर पाओगे इसमें सर्वो, जैसे आपको पता चले कि इसमें आपने ट्रांसफार्मर नहीं लगाया, सिर्फ डायरेक्ट सप्लाई आ रखी है, तो सर्वो कितने का लगा है। जैसे सर्वो जो हमारा स्टेपलाइजर है वो कितने का लगा है, क्योंकि ये जो सारी वैल्यू सब केवीए में आती है। ये सारी जो वैल्यू होती है वो केवीए, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, सर्वो हो गया, जैसे अपना क्या हो गया, अपना यूपीएस हो गया, तो यूपीएस कितने का लगा, यानी आपको जो प्लांट में सैंक्शन लोड कितना है, कितने का ट्रांसफार्मर लगा है, 2500 केवीए का है क्या, 3500 का है क्या, 3300 का क्या, 4500 केवीए का है, और कितने अपने पास सप्लाई वोल्टेज है। तो वो हमेशा आपको पिछले प्लांट का याद करके जाना है कि मोटा मोटी इस प्लांट में सैंक्शन लोड कितना है। आप एक्सपीरियंस होल्डर, याद रखना इस बात को। आपने पीछे किसी कंपनी में काम कर रखा है, इसीलिए बंदा आपको पिछला आपका पूरा पूरा ब्यौरा लेगा कि इसको प्लांट के बारे में नॉलेज है क्या, जैसे उसकी पूरी सिंगल लाइन डायग्राम बनाओ, तो वो सब एक एक्सपीरियंस होल्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको देखना है कि आपके प्लांट में कितना केवीए का आपका ट्रांसफार्मर लगा है, क्या आपके कोई सर्वो स्टेबलाइजर लगा है क्या, वो कितने का लगा है, या आपको मेन जो मोटा मोटा पावर इससे पता लग जाएगा। आपका जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उससे आगे पूरे पूरे प्लांट को पावर जाती है। कई छोटे प्लांटों में ट्रांसफार्मर बहुत छोटे लगे होते हैं, कईयों में जैसे सर्वो मैंने बताया, वो कई मैंने यूपीएस जो सिस्टम होता है, कोई भी जैसे सोलर से पूरी पावर, तो आप इन्वर्टर चेक करो कितने का इसमें सोलर इन्वर्टर लगा, टोटल पावर को आप देख के जाओ, ताकि आप अगले को बता सको कि हमारे उस प्लांट में इतना लोड था, वो सैंक्शन था। आप एक एक्सपीरियंस होल्डर है। इस प्रकार आपको अगला पूछ सकता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या किया जाता है, या फिर क्या किया जाता है। तो आपको पूछेगा कि आप एज ए इलेक्ट्रिशियन, एज ए टेक्नीशियन, एज इंजीनियर आप काम कर रहे हो, तो मुझे आप ये बताइए कि आप जो प्रिवेंटिव को, तो प्रिवेंटिव का मतलब होता है किसी भी मशीन, रनिंग मशीन का उससे पहले उसका साल संभाल करके चलना, ताकि उसमें ब्रेकडाउन कम आए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या किया जाता है, तो फर्स्ट ये, क्या उसमें क्लीनिंग की जाती है क्या, इस बात से आप एग्री हो कि इसमें क्लीनिंग होती है। हाँ जी, इसमें बिल्कुल क्लीनिंग होती है। इसमें जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं, लाइक अपना जैसे ड्राइव है, ड्राइव के ऊपर यहाँ फैन लगे होते हैं, ये अपना वीएफडी, जैसे एक पैनल के अंदर क्या क्या चीज होता है, उसके अंदर अपना टाइमर है ये वाला, तो ये टाइमर लगा है इसमें। जैसे इसमें और वीएफडी लगे हैं अंदर, यहाँ पे अपना मेन एमसीबी लगे हैं। तो इस प्रकार ये सारे कंपोनेंट पैनल लगे, जैसे यहाँ पे ओएलआर लगी हुई है, ओएलआर लगी हुई है, तो जैसे अपनी पावर सप्लाई लगी है। क्योंकि आप एक्सपीरियंस होल्डर, आपको इन सब बातों को पता है पहले, जो ये टीबी लगे हैं, टर्मिनल बॉक्स है, ये यहाँ पे नीचे टीबी लगे हुए हैं, तो इनको क्या करना है, जैसे अपना ये एक रिले लगी हुई है, जैसे अपना ये फैन लगा हो, तो इसमें क्लीनिंग करना पड़ता है कि हाँ, टोटल पैनल को पूरा क्लीनिंग करना पड़ता है। ड्राई एयर एक होती है, कंप्रेसर वाली एयर में कोई अगर पानी का अगर कुछ पैसा होता है तो इसमें नहीं लगाते हैं, एकदम ड्राई एयर या ब्लोअर की एयर से इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस हमेशा करते हैं। टाइटनिंग, टोटल जितने भी कनेक्शन है ना, सबको टाइटनेस, यहाँ पे सब टीबी को टाइटनेस करना, पूरे पावर को बंद करके। ये जो परमेंटिव होता है ना, आपको पूछेगा कि आप कितने दिनों में करते थे, तो आप बोल देना हम हर मशीन का वीकली मेंटेनेंस करते थे। तो क्या क्या करते थे उसमें, हम सर पूरे पैनल को हम क्लीनिंग करते थे। क्लीनिंग करने के बाद सबके हम टाइटनेस चेक, टोटल जितने भी कनेक्शन थे हम टोटल कनेक्शन टाइटनेस चेक करते थे। उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग भी करते थे, लाइक इसमें जो प्रॉपर जो पावर आ रही है, तो वो पावर प्रॉपर जो थ्री फेज में कोई भी इशू नहीं है क्या, कोई भी पॉइंट मेल्टिंग कुछ भी हीट नहीं है क्या, हम पूरी की पूरी मशीन को एनालिसिस करते थे। यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार पूरे प्लांट का मेंटेनेंस करते हैं। तो आपकी इस बात से पता लगेगा कि आपने रियल में किसी किसी प्लांट में काम करके आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, उसी हिसाब से आपकी फिर सैलरियां लगती हैं। एक्सपीरियंस होल्डर की सैलरी अलग लगती है, आपने कितने साल काम किया और आपको तजुर्बा कितना है, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन बन रहा है कि मोटर मेगर टेस्ट सामान्य कितने वोल्ट पर किया जाता है। फर्स्ट बात मैं आपको बता दूं, 24 वोल्ट पे बिल्कुल नहीं, 100 वोल्ट पे नहीं, 500 वोल्ट पे नहीं, और 5 वोल्ट पे नहीं। 500 वोल्ट वो भी डीसी। डीसी क्यों लिया जाता है,
डीसी क्या होती है? एक स्टेबल वोल्टेज होती है। हम क्या करते हैं, हमेशा जो हमारी मोटर होती है उसकी जो बॉडी और उसकी जो वाइंडिंग, दोनों के बीच में हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। इंसुलेशन रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, उसकी लीकेज चेक करते हैं कि लाइक ये इसमें कितना, इसमें जो बीच में लगा है इसका इंसुलेटर, वो कितना वीक है या कितना ओके कंडीशन में है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं हमेशा मोटर का। और अक्ल को हमें लगे कि मोटर में कोई इश्यू है तो उस कंडीशन में इसका मेजरिंग करनी पड़ती है। मोटर अगर बार बार ट्रिप हो रही है तो इसकी वाइंडिंग में इश्यू है क्या, कल को इसको शॉर्ट सर्किट नहीं है क्या, ये मतलब लीकेज नहीं है क्या, इसको हम ग्राउंडिंग नहीं बोल सकते हैं, ग्राउंडिंग नहीं है क्या, तो प्रॉपर चेक करते हैं। तो वो 500 वोल्टेज डीसी पे चेक किया जाता है। मेगर हमेशा डीसी वोल्टेज जनरेट करता है। और कल को अगर आपको पूछे कि एक मोटर बार बार ट्रिप होता है, आप क्या क्या चेक करेंगे, तो उसमें आपको इनाम लेना पड़ेगा। हम इसको मेजरिंग भी करेंगे। तो आपको पूछेगा कि आदर्श कितना ओम होना चाहिए, तो वह डिपेंड करता है वोल्टेज पे, यानी लाइक कितने वोल्टेज मोटर को सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है। तो उसमें डायरेक्ट हम लीकेज करंट है वो चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलो, तो अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस किसी चीज का निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, या लीकेज एम्पियर कैसे निकालेंगे। एक हमारे पास सूत्र होता है V/IR होता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो, हमें आई निकालना है, कितना इसमें लीकेज है दोनों के बीच में, बॉडी और वाइंडिंग के बीच में, यानी रेजिस्टेंस कितना है। तो कैसे पता करते हैं, लीकेज करंट का पता करेंगे। तो आई बराबर क्या होगा, V/, 500 हमारा वोल्टेज इसको हम देंगे डीसी, और नीचे हमारा 1 मेगा ओम मान के चलो, 1 2 3 4 5 6 मेगा ओम 10 लाख होता है ना रे। दोनों को हम डिवाइड करें, क्या आएगा 0.0005 एम्पियर, यानी लगभग 5 मिली एम्पियर से भी कम है जो हमारा इसमें लीकेज होगा। तो हमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, यानी लीकेज करंट पर बहुत ही कम है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जितनी ज्यादा वोल्टेज होती है ना, उतना ज्यादा हम उसमें क्या कि मेगा ओम से बहुत बड़ा मेगा ओम, जैसे 100 मेगा ओम, फिर उसके बाद हम गीगा ओम, ऐसे हमेशा वैल्यू रखते हैं। रेजिस्टेंस की हम वैल्यू रखते हैं कि इसके बीच में ज्यादा लीकेज है वो प्रवाहित ना हो। इसलिए हमेशा मेगर से हम इसकी लीकेज, यानी लीकेज करंट का चेक करते हैं, कितना एम्पियर पे ये ब्रेक कर रहा है इसका पूरा पूरा इंसुलेशन। तो वो हमेशा मोटरों का 1 मेगा ओम से ज्यादा होना चाहिए। और जितनी बड़ी सप्लाई, जैसे 33,000 वोल्ट पे कोई केबल चेक करते हैं ना, तो उस केबल का हमेशा गीगा ओम के अंदर उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, IR वैल्यू आनी चाहिए। इसके बाद एपीएफसी पैनल का मुख्य फायदा क्या है। एपीएफसी पैनल किस लिए लगाया जाता है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके प्लांट में एपीएफसी पैनल लगा हुआ था क्या, तो आप बोलोगे कि लगा या नहीं लगा था। आपने देखा होगा कितना 1200 केवीआर का 1800 केवीआर, तो क्यों लगा था। तो उसका मुख्य फायदा होता है, स्पीड कंट्रोल कभी नहीं करता। स्पीड कंट्रोल हमेशा करता है अपना वीएफडी करता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप करता है। पीएफ इंप्रूवमेंट बिल्कुल करता है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करता है। ये वोल्टेज जनरेट नहीं करता है। वोल्टेज जनरेटर कौन करता है, तो करता है हमारा जनरेटर, या तो करता है हमारा जनरेटर करेगा, अल्टरनेटर करेगा, अल्टरनेटर करेगा। उसके बाद कौन करता है, जैसे अपना सोलर का जैसे इन्वर्टर है, तो वो सब करते हैं। इन्वर्टर करेगा तो वो सारे क्या करते हैं कि वोल्टेज का जनरेशन करते हैं, और मोटर कूलिंग नहीं करते हैं, कूलिंग फैन करता है स्पेशली। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि एमसीसी पैनल का फुल फॉर्म क्या होता है। एमसीसी पैनल का फुल फॉर्म क्या होता है, आपकी कंपनी में क्या एमसीसी पैनल लगे थे क्या, फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जवाब देना। वीडियो को पॉज करो, पहले इसका जवाब दो। मोटर कंट्रोल सेंटर है क्या, मेन केबल सेंटर है क्या, क्या इसका मोटर करंट कॉइल है क्या, या फिर मेन कंट्रोल केबल है क्या, इसमें से करेक्ट क्या, आप अभी मेरे को आंसर लिखो वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं मैं। किसी भी मोटर में वीएफडी क्यों लगाया जाता है। वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्यों लगाया जाता है। मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है। एनर्जी सेविंग के लिए, बिल्कुल एनर्जी सेविंग करता है। इसका एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन टाइम होता है, और क्या करता है, ये पूरे एकदम स्मूथली चलता है। अदर जो बहुत ज्यादा इसमें सेविंग करता है, जर्क को रोकता है। और सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए, हाँ बिल्कुल एकदम सॉफ्ट स्टार्टिंग करता है। एक्सेलरेशन टाइम होता है, मोटर को धीरे धीरे क्या कि वो स्पीड की तरफ इंक्रीज करेगा और धीरे धीरे इसको ऑफ करेगा लास्ट, ठीक है। इसमें 5 से जैसे 10 सेकंड टाइम होता है, वहां जाके इसका अपनी फुल स्पीड पे जाएगा। और डीएक्सेलरेशन टाइम मतलब बंद करोगे तो भी थोड़ा सा टाइम लेके मोटर को धीरे धीरे बंद करेगा, एकदम जरक नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल वीएफडी इसी काम के लिए हम यूज में लेते हैं, मोटर को स्मूथली चलाने के लिए। कोई इसमें क्या होगा, देखो इसमें एक तो गियर बैग से आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो एक्सपीरियंस होल्डर से कुछ भी पूछ लेगा कि एक बात बताओ कि वीएफडी क्यों लगाया जाता है और वीएफडी के फायदे क्या हैं। तो फायदा हो गया, चलो ठीक है, मोटर की स्पीड कंट्रोल करता है, एनर्जी सेविंग करता है, सॉफ्ट स्टार्टिंग करता है, और क्या करता है, ये मशीन की उम्र बढ़ाता है। मशीन में जरक नहीं लगेगा, गियर बक्स में जरक नहीं लगेगा, तो क्या कोई चीजें लंबी चलेंगी। देखो लोहा ही तो होता है, गियर बक्स में लोहा ही तो होता है, उसमें बार बार जरक लगेगी तो वो जल्दी क्रैक करेगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी घिसेगा, उसकी लाइफ कम होगी। तो इसलिए वीएफडी मशीनों की लाइफ को भी बढ़ाता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ये आपकी बहुत से अंदर की चीजों को बहुत अच्छे से खोल देंगे, ठीक है ना। सिंगल फेजिंग होने पर मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सिंगल फेजिंग अगर कोई मोटर होगी, कोई भी क्रेन की मोटर होगी, ईओटी जो होती है हमारी, तो उसमें अगर मोटर सिंगल फेजिंग होगी तो मोटर एक तो लोड नहीं उठाती है, मोटर हम कैसे जोर से आवाज करती है। अब आप एक बात ध्यान रखना, कोई भी मोटर अगर हमारी ओएलआर के साथ लगी है, ओएलआर के साथ, और मोटर हमारी हम कर रही है, सिंगल फेजिंग हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं कि ओएलआर प्रोटेक्शन करके मोटर को ऑफ कर देगा।
ये नहीं प्रोटेक्शन करता। कई बार हम मोटर को सिंगल फेजिंग को दबा के लोड देंगे, जानबूझ के देते हैं, मोटर आवाज करती है, हम पता नहीं कर पाते एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मोटर आवाज कर रही है, गियर बक्सा नहीं चल रहा है, तो तुरंत मोटर को बंद करो। मोटर आपकी सिंगल फेजिंग हो चुकी है, मोटर का जो करंट है वो इम्बैलेंस हो चुका है, मोटर की वाइंडिंग बस जलने ही वाली है। सिंगल फेजिंग मोटर को आप मेरे कहने से 3 मिनट चला देना कंटिन्यू लोड पे, मोटर जल जाएगी आपकी। बहुत मोटरें जलाई हुई हैं, जली हुई हैं स्टार्टिंग में, से मुझे पता नहीं था, और हम लोग तो आपको पता है, जैसे मेरा सबको पता है कि अपने क्या करते हैं, इंडस्ट्री में रियल काम करते हैं। तो मोटर कूल होगी बिल्कुल नहीं, करंट इम्बैलेंस होगा। हाँ बिल्कुल करंट इम्बैलेंस होगा। मोटर सिंगल फेजिंग होगी तो करंट इम्बैलेंस होगा, कुछ फेजेस के अंदर बहुत ज्यादा करंट है वो बढ़ेगा, और रेटेड करंट से ज्यादा मोटर करंट लेगी और मोटर हमारी जल जाएगी। वोल्टेज इंक्रीज होगा नहीं, स्पीड डबल बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैंने बस इस प्रकार से लिखा है कि आपके सारे के सारे कष्ट एक साथ ही कट जाएंगे। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपके अंदर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वोल्टर की तरह आपको लगेगा। आगे क्या है, थर्मोग्राफी का उपयोग किस लिए किया जाता है? थर्मोग्राफी का उपयोग टेम्परेचर हॉटस्पॉट के लिए किया जाता है क्या? हाँ आगे, वोल्टेज इंक्रीज बिल्कुल नहीं, स्पीड मेजर बिल्कुल नहीं, और करंट डिक्रीज बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर हॉटस्पॉटिंग के लिए किया जाता है क्या? हमारी जो थर्मोग्राफी होती है ना, हम इस प्रकार करते हैं कि जो थर्मल गन आती है या हमारा थर्मल कैमरा आता है, इससे हम पूरे के पूरे पैनल को डिटेक्ट करते हैं कि इसका कोई भी पार्ट है वो हीट है क्या। देखो, कोई भी ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन आने से पहले ब्रेकडाउन को पढ़ना और उसको ठीक करना, पूरे के पूरे सिस्टम को हेल्थी करना, उसको बोला जाता है हमारा जो परमेंटिव मेंटेनेंस होता है ना, उसके अंतर्गत आता है सारा का सारा। और हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे पैनल को पहले डिटेक्ट करते हैं, या कोई भी जो कंपनी होती है, कोई भी दूसरी अदर कंपनी है, वो क्या करती है, इसे पूरा का पूरा एनर्जी ऑडिट करेगी, तो वो भी पूरा का पूरा चीजों को हिट मतलब सेंस करेगी, इसका कौन सा पॉइंट है वो हीट हो रहा है। जैसे लाइक मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं पैनल पे गया तो मेरे पास थर्मल गन में चेक करूंगा इसके कौन कौन से पॉइंट है हीट हो रहे हैं। आज जो हीट हो रहे हैं वो कल बुरुंट होंगे, वो कल जलेंगे, वो केबल कल जलेगी, कल वो टर्मिनल भी जलेगा, कल भी वो सिस्टम है वो जलने वाला है। तो आज पहले उसकी हीट को पकड़ के, एक जो हीट है हमारी है, जैसे मान के चलो 50 डिग्री सेल्सियस है, उससे अगर 70 80 90 के आसपास अगर कोई चीज चल रही है, जैसे जलने का जो 100 डिग्री से ज्यादा कोई चीज चली जाएगी, तो उसमें बर्निंग स्मेल आएगी, उधर जलना स्टार्ट हो जाएगी। थर्मोग्राफी में हम उसको पहले हॉटस्पॉट जो क्षेत्र होता है उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे जलने की संभावना है। ये जो पॉइंट है हमारा, जैसे ये वाला टर्मिनल यहाँ वाले हमें लग रहा है, जैसे नीचे टर्मिनल लगे हैं, जैसे ये यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये जो पॉइंट है वो हीट हो रहा है, इसका जो टर्मिनल हीट हो रहे हैं, तो सारे के सारे सिस्टम को पहले डिटेक्ट किया जाता है थर्मल गन के द्वारा। गियर बक्स में हम ऐसा करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में हम ऐसा करते हैं, उसके टैंक में हम चेक करते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर सबको पता है, कहीं में ज्यादा हीट होते हैं, हम थर्मल गन से चेक करते हैं क्या इसका टेम्परेचर ज्यादा क्यों जा रहा है, और हम इसके रीजन पकड़ते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा क्या आता है, थर्मोग्राफी के अंदर आता है, हम इसके हॉटस्पॉट क्षेत्र को हमेशा पकड़ते हैं। ये भी एक्सपीरियंस होल्डर बता सकता है इस बात को। कैपेसिटर बैंक का रेटिंग किस में होता है, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने पहले बता चुका हूं कुछ आपकी प्रिपरेशन के, कैपेसिटर बैंक जो लगाया उसकी रेटिंग किस में होगा। अब देखो, अगला आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कैपेसिटर बैंक कितने क्या वैल्यू का लगा था, तो आप जिसमें आपको करेक्ट पता वो बता देगा कि इसमें कितनी वैल्यू का हमारा वो लगा था। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। जस्ट आपको 9 नंबर लिख के इसका करेक्ट आंसर नीचे लिखना है। देखो, प्रिपरेशन इस प्रकार करो, एक्टिव होकर चीजों को सीखो, ताकि भविष्य में दोबारा ना पढ़नी पड़े। और वैल्यू उसी की होगी जिसका ये स्ट्रॉन्ग होगा। आप हाथ से कितना हार्ड कितने मजबूत काम करते हो उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर आप ऑन टेबल चीजों को बता नहीं सकते हो तो आपकी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल के अंदर कम से कम, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो बंदा टैलेंट से और दिमाग से काम करने लग जाता है, उसका काम बहुत आसान हो जाता है। वो सिर्फ फाल्ट पकड़ता है और अपने से जूनियर को बताता है कि ये दिक्कत है, चाहिए देख ले, वो जाके दोबारा चेयर पे बैठ जाएगा। पर ये चलाना पड़ेगा, उसको ज्यादा हाथ चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। एक 22 किलोवाट की मोटर डोल स्टार्टर के समय पूरा का पूरा जो प्लांट वोल्टेज है वो डीप डीप आप जिसको डिम बोलते हैं, डीप मतलब बहुत ज्यादा सप्लाई वोल्टेज गिरना, बाकी जितने एम्प्लॉइज है ना वो भी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी भी जो पावर कम हो जाती है, कर देती है। इसका सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा? 22 किलोवाट की मोटर चल रही है और चलते क्या होता है कि पूरे पूरे प्लांट को वो डीप कर डिम कर देती है, लाइट को, सारे बाकी एम्प्लॉय जितने मोटर सबको भी डाउन कर देती है। तो प्रैक्टिकल क्या, वीएफडी या सॉफ्ट स्टार्टर्स यूज करना स्टार्ट कर दो। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, आपकी मोटर में वो चीज नहीं होगी। बाकी जो रीजन है वो बिल्कुल एकदम गलत हो सकते हैं। मोटर का कलर कोई रीजन नहीं बनता, मोटर टैग बड़ा लगाना या एमसीसी जो पैनल का डोर ओपन, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट चीज है। अगर कोई 22 किलोवाट की मोटर चल रही है, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, एक ही क्वेश्चन में से आपको 5-5 क्वेश्चन बताऊं, मेरी बात याद रखो। 22 किलोवाट की मोटर है, 22 किलोवाट की मोटर कितना करंट लेगी रे? सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं डायरेक्टली, जैसे अपन कैसे निकालते हैं, पावर निकालते हैं ना। पी बराबर क्या होता है, 3 फेज के अंदर होता है √3 VL, लाइन वोल्टेज होता है, और IL लाइन करंट होता है, cos फाई पावर फैक्टर होता है, एसी के अंदर होता है, कंपल्सरी होता है, पावर फैक्टर होता है।
तो ये कितना करंट लेगी मोटर लगा हुआ है, अब इसका पावर कैसे निकालेंगे, तो हमें इसका निकालना करंट ना, तो करंट निकालेंगे क्या करेंगे, IL निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये अपने पावर ऊपर चले 22 किलोवाट, 22 किलोवाट का मतलब होता है 22,000 वाट, ये दोनों एक ही चीज है, किलोवाट या वाट। उसके बाद इसका √3 का मान है 1.732 लिखूंगा। 415 वोल्टेज मेरे को पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 3 फेज में ये यूज लेते हैं, और 0.80 पावर फैक्टर मैंने लेके चला, तो इसका अराउंड कितना आता है, इसका अगर आप निकालेंगे तो करेक्ट इसका कैलकुलेशन, तो इसका कैलकुलेटर से आता है लगभग 38.05 के अराउंड आता है, मैंने निकाला था जस्ट, ठीक है ना। तो ये इसके अराउंड इसका क्या करंट आएगा, ठीक है ना, इतना करंट आएगा। ये 22 किलोवाट की मोटर है जो हमारे कितना करंट लेगी, 22 किलोवाट की मोटर मेरा करंट लेगी 38 एम्पियर फुल लोड पे। अब एक मेरी बात याद रखो, स्टार्टिंग में ये मोटर कितना करंट लेगी अपना 2.5 से 6 गुना मानते हैं स्टैंडर्ड, 6 गुना ज्यादा करंट ये लेती है, ऐसे मान के चलो, बहुत सी जगह लिखा होता है 5 से 7 गुना करंट लेती है ज्यादा, ठीक है ना, ये हाईएस्ट 6 गुना करंट हम इसको मान के चलते हैं। ये मोटर 22 किलोवाट की मोटर है, वो 38 एम्पियर नहीं लेके इसका फुल लोड करंट का ये कम से कम 5 गुना भी लेगी, तो कितना लेगी रे, 5 3 15 160-17 एम्पियर के आसपास करंट वो लेगी। अब 160 एम्पियर करंट लेगी, पूरे का पूरी जो प्लांट की जो रनिंग कैपेसिटी है वो भी 150 एम्पियर के आसपास है, तो सारा का सारा जो करंट है वो पहले मोटर ये खींच लेगी और पूरी की पूरी सप्लाई वोल्टेज को डाउन कर देगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये स्टार्टिंग में ज्यादा करंट क्यों लेती है रे, एक बात और बताना, स्टार्टिंग में मोटर करंट ज्यादा क्यों लेगी, इसके पीछे रीजन होगा कि स्टार्टिंग में जो मोटर का जो बैक ईएमएफ है ना, वो होता है जीरो होता है, उसकी जो कुंडली है, वो जो वायरिंग है इसमें जितनी भी होती है अपनी मोटर के अंदर, जो अपनी कुंडली लगी होती है उसके अंदर क्या होता है, फुल रेजिस्टेंस होता है। स्टार्टिंग में पहले तो हमारा वोल्टेज है वो पूरी की पूरी कॉइल की, मोटर की कॉइल को वो चार्ज करेगा, क्योंकि उसमें बैक ईएमएफ है वो शून्य है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो हमारी मोटर बहुत ज्यादा करंट लेगी, जब मोटर एक बार रनिंग में आ जाएगी, एक बार इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा, उसका जो बैक ईएमएफ वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो मोटर हमारा वो रेटेड करंट, जैसे हमारा मैंने बताया आपको, इसका 38 से 44 एम्पीयर के आसपास ये मोटर करंट ले लेगी आराम से। 22 किलोवाट की मोटर जैसे हम निकालते हैं, तो मोटर का ऐसा नहीं कि भाई सेम वही लेगी, हल्का फुल्का कम ज्यादा भी रहता है, ठीक है ना। जैसे 38 से 44 तक का ये करंट लेने वाली अपनी मोटर है ना, तो वो स्टार्टिंग में क्या करेगी, 150 से 160 एम्पीयर करंट लेगी, तो पूरे की पूरी जो वोल्टेज को डिप कर देगी, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा बोलते हैं कि 5 से 7 गुना करंट लेती है, पर ऑफिशियल जहां तक हम देखते हैं तो ये 2.5 से 6 गुना तक करंट लेगी। और मान के चलो बात सारी की सारी वहीं आ गई, मोटर स्टार्टिंग में करंट ज्यादा लेगी तो डिप करेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज करेंगे, सॉफ्ट स्टार्टर्स का यूज करेंगे, उससे हमारा क्या होगा, मोटर स्मूथ चलेगी। स्टार्टिंग अगर सॉफ्ट स्टार्टर में क्या करेगा, स्टार्टिंग में मोटर चलेगी हमारी स्टार में, फिर डेल्टा में चलेगी, और VFD आपको पता है धीरे धीरे वो स्पीड को इंक्रीज करता है, और सारे सिस्टम का ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहे, अर्थिंग रेजिस्टेंस आइडियल कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा। अर्थिंग का रेजिस्टेंस मैं बार बार बता चुका हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक समझदार आदमी को भी ये चीज बार बार पूछी जाती है, तो ये आइडियल कितना होता है, कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, बिलो 1 ओम, 1 ओम से कम होना चाहिए, 10 ओम, 25 ओम या 50 ओम। इसका जवाब भी आपको देना है, आपको आंसर में जाना है 11 लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है इसका करेक्ट आंसर A B C D, आपको जो भी लगे आपको वो जवाब करेक्ट आंसर देना है, ये काम आपका है, मैं नहीं बताऊंगा, बार बार बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरिंग फेलियर का कॉमन रीजन क्या है, कोई भी मोटर है उसका बेरिंग फेलियर का कॉमन रीजन क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं, एक स्टैंडर्ड मोटर कोई भी जो 3000 आरपीएम की मोटर है, 3000 आरपीएम मोटर है ना, वो 20,000 से लेके 40,000 घंटे तक कंटिन्यू अपना बेरिंग खराब किए बिना चल सकती है, ठीक है ना, इतना वो टाइम ले सकती है। कोई मोटर ऐसी है कि जो मेरा क्या करता है, बार बार बेरिंग को फेल कर रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या होगा, प्रॉपर लुब्रिकेशन बिल्कुल नहीं है। अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलेगा तो बहुत ही अच्छा वो हमारा बेरिंग वो काम करेगा। मिस अलाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट बात है, जो हमारी फुट माउंटेड मोटर होती है, दो प्रकार की मोटर होती है, एक होती है फुट माउंटेड, एक होती है फ्लैंज माउंटेड। फुट माउंटेड मोटर का अगर प्रॉपर हम अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो हमारा जो रोटर है वो अनबैलेंस होगा, वो सारा का सारा इफेक्ट किस पे डालता है, वो क्योंकि पूरा पूरा दोनों साइड से बेरिंग से झगड़ा होता है, तो बेरिंग को जल्दी खराब कर देगा। तो मिस अलाइनमेंट से आप कैसे चेक करोगे रे? आप उस मोटर का हमेशा वाइब्रेशन चेक करना, आपको पता लग जाएगा कि आपकी मोटर है वो मिस अलाइनमेंट है और जल्दी वो बेरिंग को खराब कर देगी। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग क्यों की जाती है। ट्रांसफार्मर का ऑयल का दो काम होता है, क्या काम होता है, तो इसका होता है इंसुलेशन काम करता है, एक कूलिंग का काम करता है। इंसुलेशन और शीतलन का दोनों काम करता है। कलर चेक बिल्कुल नहीं है, इंसुलेशन स्ट्रेंथ चेक बिल्कुल करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल की इंसुलेशन स्ट्रेंथ क्यों चेक करते हैं, देखो इसका जो मेन काम होता है, जो इंसुलेशन वाला काम करेगा ना, उस कंडीशन में क्या करता है, इसके अंदर एक ब्रेक डाउन इसका वोल्टेज होता है, जैसे मान के चलो इसमें 60
किलो वोल्ट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा सीन है कि 60 किलो वोल्टेज तक का क्या है कि इसके अंदर एज इंसुलेशन काम करेगा। वाइंडिंग होती है, एक इसके बाहर की बॉडी पार्ट होता है, इसके बीच में क्या होता है हमारा ऑयल होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है, सिंथेटिक इसको ऑयल बोला जाता है। तो ये दो काम करता है, इसका हम बार बार क्या क्या स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं, इसका 6 महीने से 6 मंथ से चेक करते हैं। अब इसमें क्यों चेक करते हैं, देखो अगर ट्रांसफार्मर का जिसमें जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाएगा तो क्या करेगा रे, एक तो ये फ्लैश कर सकता है, इसके अंदर फ्लैश हो सकता है, क्योंकि देखो जितना इसका इंसुलेशन रेडिएशन कम होगा ना, तो संभावना ये रहेगी कि इसमें जो अंदर आपको पता है पावर है 3 फेज जिसमें सप्लाई रहती है, तो क्या होता है ये फ्लैश कर जाएगा, फ्लैश कर जाएगा। और इसमें रीजन क्या हो सकता है, और क्या है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। और क्या होगा, इसमें ब्रेकडाउन बढ़ेंगे, हमारा ट्रांसफार्मर वो हीट होगा, वो ब्लास्ट कर सकता है अगर इसका सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपर काम नहीं किया तो। इसका जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है वो टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हो, इस हिसाब से आपको इन बातों को पता होना चाहिए कि आपको एक टाइम के बाद इसका इंसुलेशन स्ट्रेंथ है वो चेक करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्रियल ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा किस कारण आता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं। आपको एक सीनियर पोस्ट पे लिया जा रहा है, आपको एज ए इंजीनियर लिया जा रहा है, आपको एज ए एचओडी, आपको एज ए मैनेजर या आपको सुपरवाइजर लिया जा रहा है। आपसे ये पूछा जाएगा कि यार बहुत ज्यादा प्लांट के अंदर ब्रेकडाउन और उसकी रीजन क्या हो सकता है और उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। आपको पैसे किसी नाम के मिल रहे हैं कि आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी करो और इसके प्रोडक्शन बढ़े प्लांट का, ठीक है ना, तो ब्रेकडाउन टाइम आपका कम हो। तो इसका पीछे रीजन क्या होगा, सबसे ज्यादा किस कारण से होता है, ठीक है। तो पुअर मेंटेनेंस और कनेक्शन, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मेंटेनेंस टाइम पे नहीं हो रहा और कनेक्शन जो पुअर है, मतलब जैसे लूज है, लूज कनेक्शन, ठीक है, ये इसके इसके नीचे वाले हाँ लूज कनेक्शन इसके नीचे का है, ठीक है। ओवरलोडिंग और अबो आल, ये सभी रीजन हो सकते हैं। इसका अगर मेंटेनेंस टाइम पर नहीं होगा, कोई भी मशीनों का अगर आप टाइम पे मेंटेनेंस नहीं करोगे उसका ब्रेकडाउन बढ़ेगा। इसीलिए हर मशीन को एक वीक के अंदर एक दिन ऑफ रखा जाता है, चाहे उसको 2 घंटे ऑफ रखा जाए, उसका प्रॉपर पूरा मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस में क्या होता है, सारे कनेक्शन टाइटनेस होती है, उसकी कूलिंग का पूरा ध्यान दिया जाता है, उसकी पावर सप्लाई सब कुछ चेक किया जाता है प्रॉपर्ली, तो प्रॉपर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। सेकंड, जो कनेक्शन है वो सारे के सारे टाइट करना जरूरी है। हर मशीन के अंदर गियर बक्सा लगा होता है, सिस्टम उसमें लगा होता है, तो पूरा का पूरा उसमें वाइब्रेशन वाला काम होता है। तो कनेक्शन धीरे धीरे हर मशीन के लूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको टाइट करना जरूरी है। ओवरलोडिंग, अगर मशीन ओवरलोडिंग पे चलेगी, कोई भी मशीन अपने रेटेड करंट से ज्यादा करंट लेगी, उसमें जो केबलों का साइज वो कम लगा है, छोटी मोटरें लगी हैं, उसको लोड जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पूरा का पूरा अगर प्लांट अगर ओवरलोडिंग में चलेगा तो ब्रेकडाउन की संभावना बढ़ेगी। बहुत सी कंपनी में क्या करते हैं कि मशीनों को पूरा पीटते हैं, पूरा खींच के लेते हैं, तो मशीनें जल्दी बूढ़ी हो जाती है, जल्दी मशीनों में जरक और जल्दी मशीनों में ज्यादा मेंटेनेंस आना स्टार्ट हो जाता है, और जल्दी प्लांट के अंदर क्या है वो पूरा भट्ठा उसका बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक्सपीरियंस होल्डर इनका जवाब दे सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एलटी पैनल में बार बार ब्रेक कर वो ट्रिप हो रहा है, होने का सबसे कॉमन रीजन क्या है। भाई आपसे तो ये पूछेगा कि कोई भी पैनल है उसमें बार बार जो हमारा ब्रेक है वो ट्रिप हो रहा था, आप उसका रीजन बताओ। तो रीजन क्या हो सकता है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट बिल्कुल हो सकता है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, उसके रेटेड करंट से बहुत ज्यादा करंट चला जाता है और एकाएक ये करंट जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेक है वो ट्रिप करेगा। पैनल का कलर फेड बिल्कुल नहीं है, केबल टैग टेस्टिंग बिल्कुल नहीं है, और नेट बॉल ओरिजिन नहीं है। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट इसका आंसर यही है कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में आपका ब्रेकर है बार बार ट्रिप हो रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये बन गया कि फिर इसका हम इलाज क्या करें। इलाज ये है कि भाई ये देखो, जैसे अपना 125 का अगर ब्रेकर लगा है, ठीक है, जैसे अपना एमसीसी भी लगा है, ठीक है, या 2500 का अपना लगा है, एसी भी लगा है, ठीक है। अगर ये करंट का लगा तो हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा लोड है, सीधी सी बात है, इसके हम रेटेड जो क्षमता है बढ़ाएंगे, इसको 125 की जगह हम क्या कर देंगे, हम इसकी जगह 225 का लगाएंगे, ठीक है। जो भी इसका अगला नेक्स्ट रेटेड करंट आएगा वो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्लांट का जो लोड है वो ज्यादा है और वो वैन नहीं कर पाता, बार बार ट्रिप कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका साइज बढ़ा देंगे। सेकंड कंडीशन, अगर शॉर्ट सर्किट है कहीं भी, तो हम पूरे के पूरे रूट को चेक करेंगे कि कहां पे शॉर्ट सर्किट है, कहां पे लूप है। रियल ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को पकड़ना और टाइम से ही पकड़ना। ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज को, कोई भी रूट खोज करने के लिए आपने 4 घंटे लगा दिए, तो 4 घंटे के लिए अगर आपने कोई मशीनरी को बंद कर दिया, इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का लॉस हुआ है। वहां पे आपकी कोई भी जरूरत नहीं है, आपके पद को तुरंत रिक्त करके दूसरा पद भरा जाएगा। आप जल्दी से जल्दी रूट को खोज करोगे, फॉल्ट को फाइंड करोगे, पकड़ोगे, उसको ठीक करोगे, इसका मतलब होता है रियल टाइम में ऑन टाइम ट्रबल शूटिंग होती है। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा दिन में पानी की आवश्यकता हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगर 3 फेज मोटर में वो सिंगल फेजिंग में चल रही है तो आप कैसे पहचानेंगे। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया, कोई भी मशीन लोडिंग के अंदर चलेगी, कोई भी अगर मोटर हमारी सिंगल फेजिंग हुई तो मोटर बहुत ज्यादा हम की आवाज करेगी, प्रॉपर लोड नहीं उठा पाएगी, बहुत टाइम के बाद वो जल भी जाएगी। तो मोटर के ओवर हीट होकर हमें नॉइस देगी, बिल्कुल देगी, करेक्ट बात है।
मोटर की बॉडी का बिल्कुल कलर वाला कोई सीन नहीं है, मोटर बिना सप्लाई की चलेगी बिल्कुल नहीं है, आरपीएम अचानक डबल हो जाए बिल्कुल भी नहीं है, बस सारी इनकरेक्ट बात है। अगर 3 फेज मोटर सिंगल फेजिंग में चलेगी तो फर्स्ट कंडीशन लास्ट कंडीशन इसकी ये मिलेगी, मोटर हम की आवाज करेगी और मोटर पूरी हीट हो जाएगी, मोटर का करंट है वो इम्बैलेंस होगा और एक टाइम के बाद मोटर है वो जल जाएगी। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपने काम कर रखा है, आप एक रियल एक्सपीरियंस होल्डर, अगर आपने रियल में सीख रखा तो आप वहां पे आपको डर नहीं होगा। जिसको आता है ना वो बेबाकी से बोल पाता है। नॉलेज का सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आपने प्रॉपर चीज सीखी है तो आप बोल पाते हो कि यार ये चीज ऐसी होंगी, तो आपका बिल्कुल जो सारी की सारी क्वेरी आपके माइंड में सोल्व रहती है, आप अगले को बता सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन सीरीज रखे मैंने ये। इंडस्ट्रियल प्लांट में इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम आने पर सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं हम। किसे चेक करते रहे? मेगर से चेक करते हैं। किस चीज से कैसे केबला कर सकते हैं? केबला करते हैं, मोटर का करते हैं, कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी हमारा इंसुलेशन है उसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। किससे करते हैं? इससे करते हैं। तो मेग अपने जो अर्थिंग का किससे चेक करते हैं? अर्थिंग का याद रखना, अर्थ रेट से करते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है मेगर से क्या करते हैं, अर्थ रेट से क्या करते हैं, बस इधर उधर घुमा के चीजों को नहीं प्रॉपर देखा, नहीं कभी सीखा, नहीं कभी टाइम पे प्रॉपर बता पाए। तो इसका क्या है भाई, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का कम होने से पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे? और क्या इसका फाउंडेशन बोल्ट बिल्कुल नहीं है, मोटर नेम प्लेट बिल्कुल भी नहीं है, और पेंट क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है, मॉइस्चर चेक करेंगे। इंसुलेशन कम आ रहा है तो मॉइस्चर इसका रीजन हो सकता है। अगर कोई भी इंसुलेटर, कोई भी इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कम आ रहा है, इसका मतलब इसमें मॉइस्चर आ गया, उसको सुखाओ। कोई भी मोटर में आ गया तो उसको सुखाओ, ठीक है। केबल डिमेज, अगर कोई केबल के अंदर कोई भी इसका आर्मेड कटा हुआ है, कोई भी किसी चीज की सट्टी कहीं पे लगी हुई है, इंसुलेशन वीक तो हो सकता है। और इसमें क्या हो सकता है, वाइंडिंग कंडीशन, वो भी अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो वो भी इसमें एक रीजन बनता है, तो वो भी हम उसको प्रॉपर चेक करेंगे, उसके बाद उसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है ना। उसको बोलते हैं रूट कॉज करना पूरा का पूरा। अगला अपना क्वेश्चन है, एमसीसी पैनल में बर्निंग स्मेल आने पर जो ट्रबल शूटिंग कहां से शुरू करें? ट्रबल शूटिंग कहां से शुरू करें भाई? आपकी समस्या आ गई तो आपसे ये क्वेश्चन रखा जाएगा कि ये समस्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो हम कहां से शुरुआत करें। अगर आप दाएं बाएं की बात करो तो अगला समझ जाएगा आपने काम बिल्कुल नहीं कर रखा है। अगर आप प्रॉपर अगर आपने काम कर रखा है, आप तो पूरा का पूरा रूट क्लोज करेंगे, आप बताएंगे हम वहां, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, मैं वो चीज देखूंगा, वो देखूंगा, और पॉइंट टू पॉइंट आगे चलने वाला हूं। तो इसके में क्या है भाई, इसमें है केबल मार्कर से बिल्कुल नहीं है, पैनल से लोगो से बिल्कुल नहीं है, फ्लोर टाइल से बिल्कुल नहीं है, लूज कनेक्शन और ओवरहीटिंग कंपोनेंट से। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, एमसीसी पैनल में बर्निंग स्मेल, यानी स्मेल जलने की स्मेल हमेशा आती है। किसके? जितने इंसुलेटर लगे होते हैं मोटर में, अपने जो पैनल में जहां भी लगे होते हैं, स्मेल आएगी तो वो हीट होंगी, हीट होने के बाद हमें पता लग जाएगा कुछ न कुछ पैनल के अंदर जल रहा है, हमें इसमें पहले ही पता चल जाता है। आने पर ट्रबल शूटिंग में कहां से शुरू करेंगे? तो यहां से शुरू करेंगे, लूज कनेक्शन। पूरे के पूरे जो रूट है ना, स्टार्टिंग में जो अपनी मैन पावर है, मैन पावर से लगे हैं, पावर से अगर जो भी आप जितने भी लूप आगे आगे लगे हमारे, लूप टू लूप आगे से आगे चलेंगे, हम चेक करेंगे कि प्रॉपर इसमें कोई प्रकार की हीटिंग क्या है, कोई लूज कनेक्शन है, सारे कनेक्शन टाइट करेंगे, उसके बाद क्या हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। उसके बाद हमारा जो ओवर हीटेड जो कंपोनेंट्स है उसको हम चेक करेंगे कि कहां पे ज्यादा हीट हो रहा है। देखो स्मेल आ रही है ना, तो इसका मतलब जो कहीं कनेक्शन लूज है, कोई ना कोई कंपोनेंट लूज है। उसके बाद में हम उसका टाइटनेस भी करेंगे और हम उसका हीटिंग चेक करेंगे, यार बहुत ज्यादा हीट क्या चीज हो रहा है, हम केबल को हाथ से पकड़ेंगे कि यार ये हीट हो रही है क्या, या जितने भी हमारे कंपोनेंट है ना उसके अंदर हम चेक करेंगे अभी कितना हीट हो रखा है। जितना ज्यादा हीट है इसका मतलब कनेक्शन लूज है, और वहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है, उसको हम पकड़ेंगे। और उसके बाद क्या है, हम इसकी स्मेल को जो आ रही है बर्निंग, उसको कम कर सकते, उसको बंद कर सकते हैं, और इस समस्या का हम सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, ट्रांसफार्मर ऑयल लीकेज मिलने पर तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए? कोई भी ट्रांसफार्मर है उसमें आपको ऑयल लीकेज मिलता है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट विभाग के देखोगे तो वहां तो ट्रांसफार्मर टप 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 है, वो ऑयल गिरता रहता है, वो और डालते रहता है। आपको मोस्टली क्या करना है, आप एज इंजीनियर हो, ट्रांसफार्मर ऑयल लीकेज मिलने पे आप तुरंत क्या एक्शन लेंगे? आप एक सीनियर इंजीनियर, सीनियर इलेक्ट्रीशियन है, और आपका ट्रांसफार्मर में लीकेज होता है, आप क्या करेंगे? सबसे आप क्या करेंगे, लीकेज पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, और अभी इसका लेवल क्या है, वो चीज आप चेक करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफार्मर आइसोलेट करें, आइसोलेट का मतलब होता है कोई भी सर्किट को तोड़ना, कोई भी सर्किट को अलग करना। आप इसको बिल्कुल पृथक कर दें, अलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। इसके जो पहले जो सप्लाई, जैसे मतलब चलो मान के चलो इसका, जैसे आपका जीओडीओ है, जीओडीओ से सप्लाई इसको बंद कर देंगे, या कोई भी वीसीबी से यहाँ से पावर है, तो क्या करेंगे आप पूरा आइसोलेट करके उसको अलग कर देंगे। उसकी क्या आप लीकेज पॉइंट को चेक करेंगे, और ये सारा काम करने के बाद आप ट्रांसफार्मर की प्रॉपर चेकिंग करके, अगर इसकी सीलें कट गई तो आप उसकी सीलें डलवाएंगे, अगर आपका ऑयल का जो लेवल गिर गया तो आप उसमें ऑयल डलवाएंगे। सारा कुछ इसमें चेक करेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में, इसका पूरा पूरा इंसुलेशन टेस्टिंग करके ऑयल को प्रॉपर चेक करके, और आप एक सीनियर इंजीनियर तो आपको ये सब काम करने होते हैं,
जो कि आप एक एक्सपीरियंस होल्डर है, और ये सारे क्वेश्चन उसी के लिए। ऑयल पर पानी डालना बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो है ना ट्रांसफर ऑयल होता है ना, उसका जो ग्रेविटी होती है ना, वो पानी से भी कम होती है, पानी से भी हल्का होता है। अगर ट्रांसफर ऑयल के अंदर अगर पानी चला जाए तो पानी नीचे रहेगा, ऑयल ऊपर उठ जाएगा। ये रियल प्रैक्टिकल है, सारे सारे मेरे किए हुए। हाँ, स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर खराब हो जाए तो मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और सारा का सारा काम ये करता है। पहले सारा का सारा काम होता है वो मैनुअल होता है, आज से पहले मोटर को स्टार में फिर डेल्टा में। आपने नेक्स्ट स्विच देखा होगा। तो क्या है, मोटर प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, मोटर सही तरीके से स्टार्ट नहीं होगी। मोटर का कलर बिल्कुल भी गलत बात है, ये सही नहीं है। और फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए बिल्कुल भी, ये बात सही नहीं है। और केबल साइज और क्या ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है, गलत बात है। ये बिल्कुल सही बात है, मोटर प्रॉपर रनिंग नहीं होगी। टाइमर का मैं आपको सीन बता दूं, टाइमर बहुत ईजी है रे। टाइमर का बहुत बड़ा रोल था स्टार्टर में। एक टाइमर है, ठीक है। टाइमर को एक बात याद रखना, कोई भी कंपोनेंट अगर वर्किंग करता है तो उसके अंदर एक कॉइल होती है, उस कॉइल के 2 सिरे होते हैं और उसको हमेशा पावर देनी होती है, ठीक है। ये टाइमर है। इसमें जो अपना A1 है, जो उसको हम पावर देते हैं, ये उसका हो गया P, ये पावर अपना फेज हो गया, ठीक है। और ये इसका होता है हमेशा A2, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इसको हमने पावर सप्लाई दे दी है, टाइमर को हमने सप्लाई दे दी है। अब ये टाइमर अगर ओके होगा तो इसके अंदर कनेक्शंस होते हैं। कैसे कनेक्शन होते हैं? जैसे मान के चलो इसमें 15 नंबर कॉमन है, तो 15 नंबर कॉमन है। इसमें हमारा जो 15 नंबर है 16 नंबर के साथ क्या है रे? 16 नंबर के साथ वो NC है, नॉर्मली मतलब क्लोज्ड है, ठीक है। ये 16 नंबर हो गया। और जो हमारा सेकंड 18 नंबर है, यानी ये और ये क्या है, दोनों NC हैं। स्टार्टिंग कंडीशन में जब इसको हम ऑन किए, ये दोनों NC थे। और जो हमारा 18 नंबर है ना, वो इसके साथ क्या है? वो इसके साथ है हमारा NO, ठीक है। अब होगा क्या, स्टार्टिंग में जैसे इस कॉमन, देखो कॉमन को हमें सप्लाई देनी पड़ती है। देखो इसको सप्लाई मिल गई ना, उसके बाद कॉमन को भी हम सप्लाई देते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे फेज उठाया, 15 नंबर को दे दिया, 15 नंबर में पावर चली गई, और 15 नंबर ने क्या किया, स्टार्टिंग बेस में इस वाले यहाँ से सप्लाई निकालना स्टार्ट कर दी। क्यों कर दी? कि स्टार्टिंग कंडीशन में फर्स्ट जितने भी सेकंड इस पे सेट किए, अब सेकंड सेट करते हैं, जैसे लाइक 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 30 सेकंड है, 40 सेकंड है, 50 या 60 सेकंड है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है डेल्टा का सिंबल दिख रहा है। डेल्टा के टाइम ये लाइट ग्लो करेगी, ये स्टार के टाइम करेगी, ठीक है ना। ये इसमें सारा कुछ होता है। तो ठीक है, इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि 15 नंबर में हमने पावर एक लूप डाल रखा है। ये सबसे पहले 16 नंबर में पावर देना स्टार्ट कर दी। और मेरे को क्या करना है, स्टार डेल्टा में 2 कॉन्टैक्टर ऑन करने, पहले स्टार में करना, दूसरा डेल्टा में करना। क्यों करना है भाई? मोटर का स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम और कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं ये जो मेरा 2 कॉन्टैक्ट को पावर दे देता हूँ। A2 को दे दिया, दोनों को मैंने पावर दे दी, ठीक है। अब दोनों को चाहिए क्या? दोनों को चाहिए मेरे फेज पावर चाहिए, ताकि मेरे कॉन्टैक्टर ऑन हो, ऑफ हो, पिकअप हो, ठीक है ना। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारा टाइमर है ना, उससे एक वायर उठाऊंगा, टाइमर से एक वायर उठाऊंगा। ये मैं एक वायर उठा लेता हूँ, और पहले दूंगा स्टार वाले को। स्टार वाले को पहले क्यों दे रहा हूँ रे? पहले मुझे स्टार में मोटर को ऑन करना है। मोटर के ऊपर जो हमारे दोनों कॉन्टैक्टर में पावर जुड़ी है, और आगे हमारी मोटर में जुड़ी हुई है, ठीक है। दोनों जगह पावर मेरी करेक्ट जुड़ी हुई है। तो मैं क्या किया, मैंने पहले वाला यहां से एक लूप उठाया और उठा के मैं डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्टर दे दी। तो फर्स्ट कंडीशन में पहले 10 सेकंड तक मेरी मोटर है वो स्टार में चलेगी। क्यों चलेगी? रीजन स्पष्ट है कि फर्स्ट कंडीशन में जैसे इसको ऑन करते हैं तो ये वाली पावर यहाँ होके, और 16 नंबर में कंटिन्यू पावर आ रही है, जैसे आप देख रहे हैं जुड़ा हुआ है, तो आ गई 10 सेकंड या 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद सीन क्या होगा कि ये तो बन जाएगा NO, यानी ये वाला सर्किट आउट हो जाएगा ओपन, ठीक है। तो ओपन हो जाएगा और ये जाएगा जुड़। 10 सेकंड बाद इसमें टाइमर लगा होता है इसमें, कि देखो 50 मिली सेकंड है ना, ये 50 मिली सेकंड, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होते हैं। थोड़ा सा टाइम रखा जाता है कि मतलब लाइक इसके जो कनेक्शन चेंज हो ना, तो थोड़ा सा टाइम लेके हो। अगर जिसको कमांड मिलने के बाद भी 50 मिली सेकंड का वो टाइम रेडी, 100 मिली सेकंड जैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कई में 9 लगी होती है, कई में नहीं लगी होती है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, स्टार्टिंग बेस में तो 16 नंबर में सप्लाई आई, और मेरी सप्लाई जाके स्टार वाला ऑन हो गया। कुछ ही सेकंड यानी 5 सेकंड के बाद क्या किया, ये वाला सर्किट हो गया ऑफ, ठीक है ना। और सप्लाई यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो 18 नंबर से, और 18 नंबर से सप्लाई कहाँ जाएगी मेरी, निकल के डायरेक्ट मेरा जो ये कॉन्टैक्टर है इसको जाना स्टार्ट हो गया। स्टार डेल्टा स्टार्टर का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, और इन सब चीजों को ऑन प्रैक्टिकली सीख लेंगे नहीं मैंने 2 शेटा का एप्लीकेशन फील्ड टू फैक्ट्री मास्टर कोर्स, जिसमें A to Z चीजें पूरा फुल प्रैक्टिकल ऑन टेबल ऑन साइट का, मैंने ऑन स्टूडियो का, ऑन लैब का, सारे कुछ कोर्स मैंने डाल रखे हैं। ये चीजें मैंने बहुत बेसिक से सिखाई, बहुत बेसिक टू एडवांस, इसमें कहीं मैंने कोई लूप नहीं छोड़ा। उस कोर्स का मतलब ये है कि उस कोर्स को कोई बंदा अगर फ्रेशर बंदा उसको सीखता है तो वो 5 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर के बराबर अपनी सैलरी लगवा सकता है। एक छोटा सा कोर्स खरीद के बंदा अपने अंदर इतना अच्छा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है कि आप उसको सोच नहीं सकते। क्योंकि जिन जिन बच्चों ने इसको खरीदा उसकी आप रेटिंग दे सकते हैं, और बच्चों का अगर आप देखेंगे तो उसके बहुत ज्यादा सैलरियां भी काफी ज्यादा बढ़ी हैं। तो मेरा वो स्पेशल बहुत ही बेस्ट कोर्स है, ठीक है। तो ये टाइमर का काम होता है, टाइमर का बस इतना काम होता है कि वो एक टाइम इसमें सप्लाई देगा, इस कॉइल को चली जाएगी, फिर यहाँ से ऑफ करिए, इसको दे देगा। ये काम हम हाथ से भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें विधा नहीं होती। पहले सारा काम हाथ से होता था, अब टाइमर आ गया।
ऑन डिले टाइमर होता है, ऑफ डिले टाइमर होता है, सारा कुछ आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, ठीक है ना। अब जैसे आगे वाला पॉइंट है ना, जैसे इसमें 25 है, 25 कॉमन रहेगा ना, 25 नंबर कॉमन है ना, तो उसका 25 का हमारा 26 है, उसके साथ तो ये मान के चलो हमारा एनसी होगा, ठीक है, ये होगा हमारा एनसी, ठीक है। और जैसे मान के चलो जो 28 नंबर है ना, उसके साथ वो एनओ होगा, तो दो एक साथ ये काम कर सकता है, ठीक है ना। तो जो मेरा 28 नंबर है ना, उसके साथ क्या काम करेगा, ये एनओ की तरह काम करेगा, ये 28 नंबर है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है टाइमर का, कुछ भी नहीं होता है, इसमें कॉइल लगी होती है, उसको सप्लाई देनी होती है। टाइमर के बारे में आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड सेटअप में कितने टाइमर लगे होते हैं, कितने कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, किस प्रकार बिहेव करता है, कैसे काम करता है, कैसे टाइम को सेट करता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट है वीएफडी में ओवर करंट फॉल्ट आने के पीछे कौन से प्रैक्टिकल रीजन हो सकता है। कोई भी वीएफडी है, वीएफडी के हमेशा डिस्प्ले में आ जाएगा ओवरलोड आ गया, ओसी आ गया, ओवर करंट आ गया, बस इसने अपना काम कर दिया। हमेशा याद रखना मेरी बात, वीएफडी का बिहेवियर क्या होता है, पहले तो वीएफडी को हम पावर देते हैं, पहले उस पावर को वो डीसी में करेगा, फिर अपने अकॉर्डिंग वापस एसी में करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करिए हम, उसकी स्पीड को वो कंट्रोल करता है। कैसे करता है, जैसे मोटर की स्पीड होती है ना, एनएस बराबर क्या होता है, 120 इंटू एफ बटा में पी। या तो आप पोल की संख्या को चेंज कर दो, देखो जैसे जैसे पोल की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मोटर की स्पीड कम होगी, क्योंकि ये इसके डिवाइडेशन के अंदर लगा हुआ, जैसे जैसे संख्या बढ़ी आएगी तो उसकी स्पीड कम होगी। सेकंड, हम किसी भी मोटर की फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर देंगे तो हमारी मोटर की स्पीड में फर्क पड़ेगा, उसकी स्पीड में। थर्ड, किसी भी हम फेज एंगल को चेंज नहीं कर सकते, थ्री फेज में फेज एंगल 120 डिग्री रहता है तो उसको चेंज नहीं करते हैं। इस प्रकार हम मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं, इसलिए हम स्पेशल वीएफडी को यूज लेते हैं। तो इसके अंदर जो ओवरलोड हमारा जो फॉल्ट आता है उसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, इस प्रकार इसका बिहेवियर होता है। वीएफडी का वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, क्या करता है ये, उसकी स्पीड चेंज करने के लिए फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करता है। इसका एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन टाइम होता है, और ये मोटर को स्लो स्टार्टर एवं स्मूथ चलाता है, सॉफ्ट स्टार्टर से बेस्ट चलाता है इसको, ठीक है। तो ओवरलोड, हाँ बिल्कुल, सडन लोड इंक्रीज या हाँ शॉर्ट सर्किट, तीनों कंडीशन में इसमें ओवरलोड आएगा। उसकी अगर आप रेटेड आउटपुट से ज्यादा इसमें लोड जोड़ोगे तो क्या होगा, उसमें ओवरलोड, ओवरलोड का सिंबल आएगा। सडन लोड इंक्रीज कर दोगे, कोई मशीन को अचानक आप दबाव दे दोगे तो आपका वीएफडी मना कर देगा, भैया ओवरलोड हो गया, अब इसको आप मतलब बंद हो गया, अब नहीं चलेगा, पहले इसका लोड हटाओ। या फिर शॉर्ट सर्किट रीजन हो सकता है, उस कंडीशन में भी बता देगा। अगले जो रीजन है वो मोटर का क्या है, स्टिकर कुछ भी रीजन नहीं है, पैनल लाइटिंग कोई रीजन नहीं है, और अर्थ फिट का ऐसा कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केबल टर्मिनेशन करते समय लग सेक्शन गलत होने से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, सीधी सी फंडा है। लग को क्यों यूज लेते हैं, ताकि हीटिंग कम हो, कनेक्शन बराबर टाइट हो, और प्रॉपर एक हमारा क्या अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो। लग के हमेशा थिम्बल की बात याद रखना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ हमेशा एल्यूमिनियम के लगेंगे, और कॉपर है ना, कॉपर के साथ हमेशा कॉपर के थिम्बल है, इस बात को याद रखना। दूसरी बात, अगर केबल हमारी 50 स्क्वायर एमएम की है ना, जैसे 50 स्क्वायर एमएम की है, तो उसमें 50 स्क्वायर एमएम का थिम्बल लगता है। इसके अंदर हमेशा प्रॉपर साइज के लग्स यूज में लिए जाते हैं, थिम्बल यूज में लिए जाते हैं, केबल यूज में ली जाती है। अगर आप कहीं पे भी इसके अंदर थोड़ा भी लूप छोड़ते हो, सेम साइज का यूज नहीं ले, तो क्या हो, उसमें हीटिंग होने लग जाएगी, वो चीजें प्रॉपरली नहीं होंगी, तो क्या होगा, मोटर रीयूस में चलना बिल्कुल नहीं चलेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। वोल्टेज ऑटोमेटिक डबल नहीं होंगे, हीटिंग और लूज, हाँ हीटिंग और लूज कनेक्शन होगा। देखो सीधा सा फंडा है, आपको कहीं भी यूज में लेना है वो 50 की केबल में लेना है, एक प्रॉपर आपको वो रिंग यूज में लेनी है, उस हिसाब से सारा काम करना है। वहां पे अगर आप प्रॉपर नहीं लगाओ तो कनेक्शन आपका लूज ही होगा, और प्रॉपर चीजें वो वर्क नहीं करेंगी। हीटिंग आपको पता है इलेक्ट्रिकल में, अगर कोई चीज आपका कंडीशन अगर आपको लूज कहीं भी मिलेगी, कोई वीक पॉइंट है, वहां से आपका हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ब्रेकडाउन का जन्म भी हमेशा वहां से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, डिजी सिंक्रोनाइजेशन के समय वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मैचिंग क्यों जरूरी होती है। कई चीजें जरूरी होती है, ये भी नहीं होती, मैं कुछ और बताता हूं आपको। जैसे सेप लोड शेयरिंग के लिए और सिस्टम स्टेबिलिटी चलाने के लिए, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। बाकी ये डीजी का कलर बिल्कुल भी नहीं है, ये आरपीएम ये पता नहीं, इसको मैं बताता हूँ। कोई भी दो चीजों को हम सिंक्रोनाइज क्यों करता है, तुल्यकालीकरण क्यों करता है, दो चीजों को हम पैरेलल में चलाने के लिए। मान के चलो मेरे पास दो डीजी है, दो डीजी है ना, डीजी है, डीजी टू डीजी टू डीजी करूंगा, ठीक है। मेरे पास एक डीजी है और एक मेरे पास ग्रिड है, ग्रिड की सप्लाई है, उस कंडीशन में करूंगा। मेरे पास सोलर इन्वर्टर है, ठीक है, सोलर इन्वर्टर है, और मेरे पास क्या है, डीजी है। मेरे पास सोलर है और मेरे पास क्या है, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, रे सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। क्या क्या चीज बराबर होनी चाहिए, एक चीज मेरी याद रखना, एक चीज तो मेरा हमेशा वोल्टेज बराबर होना चाहिए। क्या दोनों का अगर 415 है, दोनों को 415 होना चाहिए। दूसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दोनों के बराबर होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस बराबर होना चाहिए।
फेज सीक्वेंस बराबर होना चाहिए और उसके साथ मेरा क्या होना चाहिए, जो मेरा फेज एंगल है वो बराबर होना चाहिए। फेज सीक्वेंस का मतलब क्या हो, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे आर वाई बी है, आर वाई बी, तो हमेशा आर को आर से, ये मेरे पास दूसरी सप्लाई आर वाई बी, तो दोनों को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो आर आर को दोनों को एक जगह पावर देनी है, ठीक है ना, वाई वाई को दोनों एक जगह पावर देनी है, ठीक है, और बी बी को दोनों एक जगह पावर देनी है, ये हमेशा याद रखना। इसको सिंक्रोनाइज सिस्टम बोला जाता है। अब आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, देखो एक सबसे सिंपल विधि इसकी होती है कि जो हमारा लाइक सीरीज लैंप होता है ना, उससे हम चेक करेंगे तो आर और दोनों आर के बीच में सीरीज लैंप लगेगा तो लैंप हमारा गला और नहीं करेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा दोनों सेम फेज है। इसी प्रकार हम इसका फेज सीक्वेंस चेक कर सकते हैं। दोनों की रेटेड फ्रीक्वेंसी वो बराबर हो जाए, दोनों की 50 है तो 50 ही दोनों की होनी चाहिए। उसके बाद हम उसको सिंक्रोनाइज कर सकते, दोनों पावर हम दे सकते हैं। उसके बाद दोनों का वोल्टेज बराबर होना चाहिए, फेज सीक्वेंस दोनों को बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम कोई भी दो पावर को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। अब एक मेरी बात और याद रखना, जितने भी ग्रिड सिस्टम लगा होता है वो दूसरा एक दूसरे सिंक्रोनाइज सिस्टम होता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है। कोई भी कहीं भी जनरेटर लगा होता है, ठीक है, उसको भी सिंक्रोनाइज करते हैं। कोई भी जैसे पैनल लगा होता है, सोलर पैनल लगा होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम में सारा का सारा सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो सिंक्रोनाइज करना जरूरी है, वरना क्या होगा, अरे आप विपरीत फेज को जोड़ के देख लेना, बढ़ाबड़ होगी, बस वही होता है और क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, थर्मोग्राफी रिपोर्ट में किस ब्रेकर का टेम्परेचर ज्यादा मिले तो उसका रूट कॉज कैसे करेंगे। थर्मोग्राफी क्या होता है, प्रॉपर एक थर्मल कैमरा थर्मल गन से थर्मोग्राफी की जाती है, सारे के सारे पूरे के पूरे सिस्टम को चेक किया जाता है। रिपोर्ट में किसी ब्रेकर का टेम्परेचर ज्यादा मिला तो उसका रूट कॉज कैसे करेंगे, उसको कैसे पकड़ेंगे, कहां से उसको कैसे शुरुआत करेंगे। तो क्या करेंगे, केबल टैग हटाएंगे, बिल्कुल नहीं है। ब्रेकर का स्टिकर बिल्कुल नहीं है। पैनल का कलर बिल्कुल भी नहीं है। लूज कनेक्शन, ओवरलोड और कनेक्ट रेजिस्टेंस चेक करेंगे। क्या करेंगे हम प्रॉपर उसका एक रूट कॉज करेंगे। हम जितने भी कनेक्शन है लूज, सारे के सारे कनेक्शन हम चेक करेंगे प्रॉपर्ली, कोई कनेक्शन लूज नहीं है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका लोड चेक करेंगे आगे कलम से कि इसमें एक्चुअली लोड है वो कितना आ रहा है, चीजें हीट क्यों हो रही है, उसका जो जितने भी हमारे इंसुलेटर्स वगैरह रजिस्टर वगैरह चेक करेंगे, हमारी चीजें एक्चुअली हीट क्यों हो रही है। कोई भी कल को देखो कोई कनेक्शन है, कोई बस बार में कनेक्शन, वहां पे अगर प्रॉपर उसमें कनेक्शन टाइट नहीं है तो उस कंडीशन में हीट ऑन लग जाएगा। अगर लोड ज्यादा तो हीट ऑन लग जाएगा। तो थर्मोग्राफी के अंदर कहीं भी हमारे कोई वो वीक पॉइंट हम मिले उसको पकड़ेंगे, उसके बाद उसको ठीक करेंगे और हम क्या करेंगे उस ब्रेकडाउन को लंबा नहीं चलने देंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर उसका जो लूप है, जो लूज कनेक्शन वगैरह सारा चेक करेंगे। ओवरलोड सिस्टम है तो उसको चेक करेंगे, उसका करंट चेक करेंगे, उसमें रेटेड करंट कितना लिखा हुआ है। जैसे मान के चलो ये मेरा पैनल है, उसके आगे मेरे को 125 एम्पीयर करंट जोड़ना है, उसमें जो केबल लगी है वो 125 एम्पीयर के हिसाब से लगी है, उसमें मेरा 200 एम्पीयर तक करंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ पे सिस्टम को मैं चेंज करूंगा, इसके ब्रेकर को चेंज करूंगा, इसकी केबल की साइज को बढ़ाऊंगा, पूरे सिस्टम को मैं ओके करूंगा। इसीलिए वो थर्मोग्राफी की जाती है। आगे क्वेश्चन क्या भाई, 55 किलोवाट मोटर बार बार वीएफडी और ओवर करंट का फॉल्ट दे रहा है, ठीक है, जबकि मोटर मेगर वैल्यू और सप्लाई वोल्टेज दोनों सही है। सबसे पहले कौन सी प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग करेंगे, ठीक है। मोटर है 55 किलोवाट की और वीएफडी बार बार क्या कर रहा है, ओवरलोड आ रहा है, ओवरलोड रिले का उसमें बार बार उसमें सिंबल आ रहा है, ओवरलोड का सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, 55 किलोवाट की जो मेरी मोटर लगी है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ये किया कि हम उसका क्या मेगर से मोटर की टेस्टिंग की, उसका इंसुलेशन पर जरूरत बिल्कुल एकदम ओके है। सप्लाई वोल्टेज मोटर के टर्मिनेशन में चेक किया, बिल्कुल ओके, जैसे 415 आना चाहिए, 415 आ रहा है। मान के चलो इसका जो रेजिस्टेंस है वो मेरा आ रहा है 10 मेगा ओम प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे ओरिजिन क्या हो सकते हैं वो भी बताते हैं। पैनल डोर टाइटनिंग, बिल्कुल ऐसा कोई रीजन नहीं है। मोटर का फैन चेंज करेंगे तो ऐसा कोई सीन नहीं है। केबल टैग रिप्लेस, ऐसा कोई चीज नहीं है। मोटर लोड, मोटर का रेटेड लोड चेक करेंगे। अब मोटर का कितना मोटर करंट ले रही है, जो अपनी रेटेड जो करंट है, जैसे 55 किलोवाट की मोटर कितना लेना चाहिए, जैसे मैंने आपको पीछे सूत्र में बताया था, इसका आप डायगोनल करंट भी लेके चलो, ठीक है। उसके बाद देखो मोटर का मैं लोड चेक करूंगा, मोटर की शाफ्ट पे कितना लोड है वो मैं चेक करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन टाइम चेक करूंगा। ड्राइव हमेशा ऑन होने से पहले उसका एक एक्सेलरेशन टाइम होता है, एक डीएक्सेलरेशन टाइम होता है। कोई भी ड्राइव अपनी रेटेड स्पीड में पहुंचने से पहले थोड़ा सा टाइम लेता है, उसको इसका एक्सेलरेशन टाइम होता है, ठीक है। एक होता है डीएक्सेलरेशन टाइम, तो पीक से आवाज डाउन आती है, ठीक है, उसको डीएक्सेलरेशन टाइम होता है ना। तो वो दो टाइम उसका चेक करूंगा, उसमें एक प्रॉपर थोड़ा मैं टाइमिंग डालूं ताकि उसका सडन जो लोड है वो इंक्रीज ना हो, सडन जो मोटर है वो स्टार्ट ना हो, तो वो चेक करूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, उसका बियरिंग कंडीशन चेक करूंगा। देखो बियरिंग कंडीशन में मायने रखता है, मोटर का इंसुलेशन बिल्कुल ओके है, सप्लाई वोल्टेज बराबर ओके है, उसके बाद अगर उसके बियरिंग जाम, उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर बहुत ज्यादा लोड बढ़ेगा। और ड्राइव को तो वही सीन है, इसको पता है भाई ज्यादा लोड है तो वो ओवरलार्ज में जो ओवरलोड का फॉल्ट आ जाएगा। अब ये थे मेरे सारे के सारे 25 ऐसे क्वेश्चन जो आपको ऑन प्रैक्टिकल ऑन टेबल सारे सारे पूछे जाते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर के लिए एकदम रामबाण साबित है। सेकंड, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने काम तो कर लिया पर मेरे को पूरा का पूरा अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं जॉब चेंज नहीं कर पा रहा हूं। उसको क्या करना होगा, अपना जो मेरा खुद का बनाया जीरो से शुरू करो और बनो इलेक्ट्रिकल फील्ड में कॉन्ट्रैक्टर, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा कमाने वाला। जैसा कि मैं खुद काम करता हूं, आप मेरे वीडियो में देखते हैं, हाई पे इंजीनियर, आप कोई अच्छा सैलरी लेना चाहते हैं। और एक कंसल्टेंट, आप किसी भी कंपनी का सहायक बनना चाहते हैं, लाइक अभी मैं कई कंपनियों के सहायक की तरह काम करता हूं, कंसल्टेंट हूं मैं, वहां जाके जॉब नहीं करता, उसके बाद उसको
सहायक और सही निर्णय देता हूँ, वो अगर आपको बनना है तो मेरा फील्ड टू फैक्ट्री, फील्ड का मतलब जैसे क्या है कि घूम के जितना भी आप बाहर काम करते हैं, जितना मैं साइटों में काम करता हूँ, अपनी खुद की साइट लेता हूँ ना, तो फील्ड टू फैक्ट्री जो यानी मेरा कोर्स है फैक्ट्री के अंदर भी, वो मेरा कोर्स आपको ज्वाइन करना है। 100% आपको मैं रियल प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, ऑन साइड का जो काम होता है वो सिखाता हूँ, और उसमें आपको रियल टाइम में ट्रबल शूटिंग कैसे होता है, चीजों को रूट कोज कैसे करते हैं, उसको प्रॉपर ठीक कैसे करते हैं, उसके बाद अपने जो लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम करना उसको इंस्टॉल करना, और उसमें रियल साइड एक्सपीरियंस पे आधारित पूरा का पूरा जो मेरा कोर्स है ऑन फील्ड प्रैक्टिकल पूरा का पूरा कोर्स रहने वाला, थ्योरी नहीं बल्कि पूरा का पूरा कोर्स है वो प्रैक्टिकल कोर्स है। उस कोर्स को आप टू शेटेक एप्लीकेशन से आज ज्वाइन कर ले, बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर आपको वो कोर्स आप मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं ये कोर्स आप कंप्लीट करने के बाद अगर कोई फ्रेशर बंदा, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो 5 साल की 5 ईयर के एक्सपीरियंस वाले बंदे के बराबर वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो बिल्ड कर ले, क्योंकि वो सारी चीजें बता रखी है, वो बहुत ही लेंथी और बहुत ही शानदार वीडियो बना रखी है, जो ए टू जेड कोई भी मैंने वहां पे लूप नहीं छोड़ा, कोई चीज ऐसे मैंने क्वेरी नहीं छोड़ी कि मैंने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया, तो प्रॉपर एक कोर्स मैंने रेडी कर दिया। आप इन सभी क्वेश्चन को आप सेव कर लीजिए, और टू शेट को आप जहां से भी देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।